सिर्फ इसलिए क्योंकि लामतिन के रिसोर्सेज पूरी तरह खत्म हो चुके थे। हर देश ने 100 कंटेस्टेंट्स चुनने का फैसला किया और सर्वाइवल के दौरान जो भी मटेरियल्स कलेक्ट किए जाएंगे वो उनके देश को हजारों गुना रिटर्न होंगे। और मैं, एक साधारण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सीधे इस डेडली कंपटीशन की लिस्ट में खड़ा था। लेकिन सच कहूं तो किसी ने मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। सबको लगा मैं कमज़ोर हूं। सब डर रहे थे कि कहीं मैं पहले ही दिन जंगल में भूख से मर न जाऊं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरी सबसे बड़ी हॉबी ही आउटडोर एक्सप्लोरेशन थी। अगर मुझे किसी वर्जिन फॉरेस्ट में भी फेंक दिया जाए तो मैं आराम से 2.5 साल तक अकेले सर्वाइव कर सकता हूं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं खुद को एक घने प्रिमिटिव फॉरेस्ट के बीच खड़ा पाया। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, वेलकम टू होंग द QD। इस बार कुल 11,700 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। हर किसी को एक फिक्स्ड प्रोटेक्टिव सूट, मल्टी फंक्शन बैकपैक, थर्मल ब्लैंकेट मिला था और इसके अलावा हर किसी को रैंडम 3 सर्वाइवल टूल्स भी दिए गए। मैंने बिना समय गंवाए अपना बैकपैक खोला। अंदर एक इंजीनियर शवेल, एक छोटा आयरन पॉट और एक कॉयल ऑफ रोप था। उसी वक्त लाइव स्ट्रीम के ऑडियंस टेंशन में आ गए क्योंकि दूसरे देशों के कंटेस्टेंट्स को मिलिट्री डैगर, फायर स्टार्टर, बो एरो जैसे हाई एंड गियर मिले थे और मेरा इक्विपमेंट उनके मुकाबले बहुत वीक लग रहा था। लोग कह रहे थे ये कमजोर स्टूडेंट एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी अचानक आसमान से वही ठंडी आवाज गूंजी, वार्निंग, कंटेस्टेंट आगुदुन हैज बीन किल्ड बाय अ जायंट ब्राउन बेयर, करंट सर्वाइवर्स 11,699। ये सुनते ही सबके अंदर डर बैठ गया। मुझे भी साफ समझ आ गया कि ये मजाक नहीं, ये सीधा लाइफ और डेथ चैलेंज है। लेकिन मैं शांत रहा। मैंने अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व किया। हाई ह्यूमिडिटी, लूज सॉइल, डेंस वेजिटेशन। ये क्लियरली एक टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट था। सूरज की पोजीशन देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि अभी लगभग सुबह के 10 बजे हैं। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने सिस्टम इंटरफेस एक्टिवेट हो गया। साइन इन सिस्टम एक्टिवेटेड, सर्वाइव 3 days to check in once, current location QYD wildlife forest, reward master level environmental perception। अगले ही पल एक अजीब सी पावर मेरे दिमाग में भर गई। हवा की दिशा, नमी, जानवरों के निशान, पौधों की ग्रोथ, हर चीज की इंफॉर्मेशन फ्लड की तरह मेरे सेंसेस में आने लगी। मुझे इंस्टेंटली पता चल गया कि 300 मीटर दूर एक साफ फ्रेश वाटर स्ट्रीम है जिसे सीधे पी सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में 700 मीटर दूर एक नेचुरल केव है जो शेल्टर के लिए परफेक्ट है और ठीक सामने ब्राउन बेयर का फ्रेश डंग पड़ा था, मतलब आसपास डेंजरस प्रेडेटर मौजूद है। मैं मन ही मन मुस्कुराया। तो ये है मास्टर लेवल परसेप्शन। अब तो 3 दिन में 9 मील्स खाना भी मुश्किल नहीं होगा। दूसरी तरफ राजधानी में एक ह्यूज कॉन्फ्रेंस रूम में सर्वाइवल एक्सपर्ट्स लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। कुछ कंटेस्टेंट्स के रूम्स में करोड़ों व्यूअर्स थे, लेकिन मेरे स्ट्रीम में सिर्फ 3 लाख लोग थे क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे वीक समझकर इग्नोर कर रहे थे। तभी एक मिडिल एज्ड आदमी कमरे में घुसा। वो इमरजेंसी मैनेजमेंट मिनिस्टर ली जियानजुन था। उसने कहा, हमें तुरंत सुप्रीम कमांड सेंटर बनाना होगा। कंटेस्टेंट्स को टेक्निकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना जरूरी है क्योंकि रूल्स के अनुसार हम हर हफ्ते उन्हें 100 वर्ड्स का एक मैसेज भेज सकते हैं। उधर मैं ऑलरेडी 300 मीटर दूर उस स्ट्रीम की तरफ बढ़ चुका था। जैसे ही वो मेरी नजरों के सामने आई, मेरी आंखें चमक उठीं। पानी इतना साफ था कि जैसे क्रिस्टल हो और बीच बीच में सिल्वर फ्लैशेस दिख रहे थे, मतलब फिश मौजूद हैं। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि पहले फूड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मैंने बैकपैक से फिशिंग लाइन और हुक निकाला, एक मजबूत ब्रांच ढूंढकर उसे फिशिंग रॉड में बदला, फिर शवल से जमीन खोदकर मोटे अर्थवर्म्स निकाले। ये सब दिखने में आसान लग रहा था, लेकिन असल में इसमें स्किल चाहिए। कुछ ही देर में मैंने परफेक्ट स्पॉट ढूंढ लिया और लाइन पानी में डाल दी और फिर सिर्फ 2.5 मिनट में समय धीरे धीरे बीत रहा था। 2.5 मिनट तक बिल्कुल कोई हलचल नहीं हुई और लाइव स्ट्रीम में लोग बेचैन होने लगे। अभी तक मछली क्यों नहीं फंसी? क्या यहाँ मछली है भी या नहीं? कमजोर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को तो फिशिंग भी नहीं आती। मैं ये सब सुन नहीं सकता था, लेकिन अगर सुनता भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक फिशिंग लाइन जोर से तन गई। मैंने तुरंत रॉड पकड़ ली और नीचे से एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। ये छोटी मछली नहीं है, मैंने मन ही मन सोचा। ये कम से कम 2.5 किलोग्राम की थी। वो पानी में बेतहाशा छटपटा रही थी, खुद को हुक से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा कंट्रोल पूरी तरह स्टेडी था। मैंने जोर से खींचने के बजाय उसे धीरे धीरे शैलो वाटर की तरफ गाइड किया और आखिरकार 2.5 मिनट बाद आधा मीटर लंबी एक बड़ी कार्प मेरे सामने देखने जमीन पर तड़प रही थी। तभी अचानक सिस्टम की ठंडी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। फर्स्ट रिसोर्स एक्वायर्ड 10,000 फोल्ड, रिटर्न एक्टिवेटेड, लॉन्ग नेशन हैज रिसीव्ड 10,000 वाइल्ड कार्प,
राजधानी के सेंट्रल स्क्वायर में आसमान से एक विशाल लाइट बीम उतरी और देखते ही देखते 10,000 मछलियां एक छोटे पहाड़ की तरह जमा हो गईं। हर एक करीब 2.5 किलोग्राम की। लाइव स्ट्रीम तुरंत एक्सप्लोड हो गया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। व्यूअर्स 3 लाख से सीधे 3 लाख तक पहुंच गए। वाओ, सच में 10,000 रिटर्न। ये तो ओपी है। ये कार्प कितनी मोटी है। ये बंदा असली आउटडोर एक्सपर्ट है। लेकिन मैं अभी भी अनअवेयर था कि मेरी एक मछली ने दुनिया में कितना हंगामा मचा दिया है। मैंने दोबारा लाइन फेंकी और 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि दूसरी मछली फंस गई। इस बार ग्रास कार्प और भी बड़ी, लेकिन इस बार सिस्टम ट्रिगर नहीं हुआ। फिर तीसरी मछली, फिर भी नहीं। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। कंटेस्टेंट मत्सुशिता तेजुका फ्रॉम ओआ नेशन अक्वायर्ड 3 पॉइजनस मशरूम्स। रिवॉर्ड 30,000 पॉइजनस मशरूम्स। लोग हंस पड़े। ये तो कर्मा है, क्या बदकिस्मती है। फिर कंटेस्टेंट राजू from Atom Nation acquired 50,000 milliliter cow dung liquid, reward 5 lakh milliliter cow dung liquid, और contestant Kim Doan Dieu from Bangtu Nation acquired 2 rotten fish, reward 20,000 rotten fish. बाकी देशों के रिवॉर्ड्स इतने अजीब थे कि मेरे कार्प किसी डिवाइन रिसोर्स से कम नहीं लग रहे थे। लॉन्ग नेशन के लोग तो हंसते हंसते पागल हो रहे थे। तभी सिस्टम ने फिर अनाउंस किया, कंटेस्टेंट लान न्यूएथ फ्रॉम लॉन्ग नेशन एक्वायर्ड वाइल्ड रैबिट, रिवॉर्ड 10,000 वाइल्ड रैबिट्स। मैंने दूर कहीं इमेजिन किया, एक घायल खरगोश जमीन पर पड़ा होगा और उसने शायद ठंडे स्वर में कहा होगा, अगले जन्म में बेहतर जगह जन्म लेना। समय कब 3 बजे हो गया पता ही नहीं चला। मैंने कामली इंजीनियर शवल से मछलियां साफ की और डिसाइड किया कि पानी के पास ही कैंप बनाऊंगा। पहले जो केव सेंस किया था वो अच्छा ऑप्शन लग रहा था। मैं मछलियां लेकर केव की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक दूर से ब्राउन बेयर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। उसके बाद एक हिरण की दर्द भरी चीख। तो ये सच में यही है। मैं तुरंत रुक गया। मेरी नजरें आवाज की दिशा पर लॉक हो गईं। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, एक्साइटमेंट से। अगर यहाँ क्लीन वाटर है, फिश रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, वेजिटेशन रिच है, और अगर केव सेफ हुआ तो डरना उस भालू को चाहिए, मुझे नहीं। पिछले जीवन में मैं कई बार बड़े जंगली जानवरों, वोल्व्स, वाइल्ड बियर्स, यहाँ तक कि टाइगर्स से टकरा चुका था। मैंने हमेशा सीखा था कि ब्रूट फोर्स नहीं, सही मेथड और टाइमिंग ही असली ताकत है। 2 मिनट तक ऑब्जर्व करने के बाद मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना सही समझा। अभी सीधे टकराना बेवकूफ़ी होती। रास्ते में मैं झुक झुक कर सूखी लकड़ियां उठाता जा रहा था। करीब 800 मीटर का रास्ता तय करने में मुझे 10 से ज्यादा मिनट लगे, क्योंकि मैं हर कदम पर सराउंडिंग्स एनालाइज कर रहा था। मेरा मास्टर लेवल परसेप्शन मेरे दिमाग को एक रडार की तरह बना चुका था। हर यूजफुल जानकारी खुद ब खुद मिल रही थी। आखिरकार वो केव मेरे सामने था। हवा और बारिश से बचने के लिए ठीक था, लेकिन स्पेस काफी छोटा था। मैंने हल्की नाराजगी में कहा, ये जगह थोड़ी छोटी है, बस काम चलाना पड़ेगा। मैंने बैकपैक एक कोने में रखा और तुरंत फायर प्रिपरेशन शुरू कर दी। सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा की। 2 लकड़ी के टुकड़े चुने, एक ड्रिल बोर्ड और एक ड्रिल स्टिक। फिर दोनों हाथों से तेजी से रगड़ना शुरू किया। मेरे लिए ये बिल्कुल आसान था। आखिर 2.5 साल का आउटडोर एक्सपीरियंस था। 2.5 मिनट बाद हल्का धुआं उठने लगा और थोड़ी ही देर में आग जल उठी। परफेक्ट, मैंने मन ही मन कहा। फिर तीनों मछलियों को लकड़ी में फंसाकर आग पर रोस्ट करने लगा। 10 मिनट बाद बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी डिनर तैयार था। और उसी वक्त बाकी देशों के कंटेस्टेंट्स अभी भी जंगल में इधर उधर भटकते हुए जंगली फल ढूंढ रहे थे, जबकि मैं पहले दिन ही फीस्ट करने वाला था। मैं सिर्फ मछली खाकर ही नहीं रुका, मैंने साथ में एक पूरा बर्तन पानी भी उबाल लिया। जैसे ही मैं पेट सहलाते हुए सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था, तभी मेरा मास्टर लेवल एनवायरमेंटल परसेप्शन अचानक एक्टिवेट हुआ और एक नई इंफॉर्मेशन मिली। गुफा के पास एक खास तरह का हर्ब मौजूद है जो सिर्फ चाय बनाने के काम ही नहीं आता, बल्कि उसमें यांग बूस्टिंग इफेक्ट भी है। मैं चौंक गया, ऐसी भी कोई चीज है यहाँ। मैंने तुरंत हाथ में पकड़ी मछली नीचे रखी और आसपास सर्च करना शुरू किया। सच में एक चट्टान के पास मुझे कुछ पतली लंबी हरी घास के गुच्छे दिखाई दिए। ये लॉन्ग टू ग्रास है। आखिरकार मैंने कुल 10 पौधे इकट्ठा कर लिए। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, रेयर रिसोर्स डिटेक्टेड, लॉन्ग नेशन हैज रिसीव्ड 1 लाख लॉन्ग टू ग्रास। पूरी दुनिया 3 सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर अचानक एक्सप्लोजन। क्या सच में यांग बूस्ट करता है? ये तो नेशनल बेनिफिट दे रहा है, आज ही ट्राई करेंगे। मैं ये सब जाने बिना बस कैजुअली उस ग्रास को अपने आयरन पॉट में डालकर उबालने लगा। तुरंत ही एक हल्की फ्रेश खुशबू फैल गई। एक बाइट मछली का, एक सिप लॉन्ग टू टी का। ये तो सच में परफेक्ट कॉम्बो है। मैंने 2 मछलियां खाकर पेट लगभग 80% भर लिया। एक मछली अगले दिन के लिए बचा ली। रात गहरी हो चुकी थी। यहाँ कोई लाइट पोल्यूशन नहीं था। ऊपर देखा तो पूरा मिल्की वे साफ दिख रहा था। तभी मैंने डेटा पैनल देखा। ग्लोबल डेथ काउंट 127। पहले दिन ही इतने लोग। मैंने हल्का सा सोचा, उम्मीद है लॉन्ग नेशन के लोग टिक पाएंगे। फिर मैंने आग में और लकड़ियां डाली
और फिशिंग लाइन ऑफ मेटल रॉड से एक सिंपल अलार्म सिस्टम बना लिया। लोग लाइव स्ट्रीम में हैरान थे, ये तो पूरा प्रोफेशनल है, बाकी लोग कांप रहे हैं और ये जिंदगी एंजॉय कर रहा है। सब तैयार करके मैंने शवल को कसकर पकड़ा और सो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने खिंचाव लिया और सोचा आज क्या प्लान होना चाहिए। मैंने फिर परसेप्शन एक्टिवेट किया। इस बार जानकारी मिली, साउथ वेस्ट में करीब 2 किलोमीटर दूर एक वाइल्ड चिकन नेस्ट है। मेरी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। आज मछली नहीं खानी पड़ेगी। मैंने जल्दी जल्दी सामान समेटा। अगर इससे बेहतर जगह नहीं मिली तो वापस यहीं आऊंगा, और मैं उस दिशा में बढ़ गया। चलते चलते मैंने सोचा सिर्फ शवल से हंटिंग मुश्किल है, मुझे एक लॉन्ग स्पीयर बनानी होगी। मैंने दिमाग में कैलकुलेशन किया, सीधी, मजबूत, सही लंबाई और संतुलित वजन। आधे घंटे बाद मुझे एक परफेक्ट पेड़ मिल गया। मैं तेजी से चढ़ा और एक ही वार में सूटेबल स्पीयर शाफ्ट काट लिया। फिर शवल की धार से उसे तराशना शुरू किया। प्लान था कि बाद में आग पर हीट करके टिप को और मजबूत कर दूं। पूरा प्रोसेस करीब 40 मिनट चला। बीच में मैंने कल बची हुई मछली भी खा ली, ताकत बनाए रखने के लिए। साथ साथ एनवायरनमेंट भी ऑब्जर्व करता रहा। मेरी मल्टीटास्किंग देखकर ऑडियंस दंग रह गए। मैंने स्पीयर घुमाकर चेक किया, अब सही है, और मैं वाइल्ड चिक्सन्स की तरफ बढ़ गया। तभी अचानक लॉन्ग नेशन के लाइव स्ट्रीम्स में हलचल मच गई। अरे जल्दी देखो, OA नेशन का स्ट्रीम। वहां 2 कंटेस्टेंट्स, मत्सुशिता टेजुका और एक मेल ग्लैडिएटोर, आपस में मिल गए थे। दोनों खुशी से चिल्ला रहे थे, हमें टीममेट मिल गया। लेकिन अगले ही पल अरबों व्यूअर्स के सामने वो एक दूसरे को गले लगाकर कुछ और करने लगे, और फिर स्ट्रीम बंद हो गया। सिस्टम ने अनाउंस किया, कंटेस्टेंट हैज पॉज्ड लाइव ब्रॉडकास्ट, डेली लिमिट 2.5 आवर्स। पूरी दुनिया 9.1 सेकंड के लिए स्टंट रह गई। फिर केओस। ओ नेशन के ऑफिशियल्स का चेहरा उतर गया। ये अभी रोमांस का टाइम है क्या? लेकिन मुझे इन सब का कुछ पता नहीं था। मैं पूरी फोकस के साथ आगे बढ़ रहा था। तो परसेप्शन ने बताया 100 मीटर आगे 3 वाइल्ड चिकन्स हैं, 2 एडल्ट, एक छोटा, 2.5 टारगेट, परफेक्ट। मैं करीब 5 मीटर दूर रुक गया। 2 बड़े जमीन पर चोंच मार रहे थे, छोटा उछल रहा था। मैंने बिना हिचकिचाए स्पीयर फेंका, सीधा एक अडल्ट के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। बाकी 2 डरकर भाग गए, लेकिन मेरा काम हो चुका था। ये मोटा ताजा चिकन करीब 3 से 4 किलोग्राम का था। तभी सिस्टम गूंजा, रिसोर्स अक्वायर्ड, लॉन्ग नेशन हैज रिसीव्ड 10,000 वाइल्ड चिकन्स। और उसी पल देश के हर सेंट्रल स्क्वायर में आसमान से हजारों जंगली मुर्गियां बरसने लगी। लॉन्ग नेशन के हर बड़े स्क्वायर में 10,000 जंगली मुर्गियां अचानक हवा से प्रकट हुईं, जिंदा, उछलती कूदती, उनकी बांग आसमान तक गूंज रही थी। पूरा दृश्य इतना भव्य था कि लोग दंग रह गए। 10,000 वाइल्ड चिकन्स, शैन हुआ कमाल है। व्यूअर्स की संख्या तुरंत 5 लाख पार कर गई, और उधर मैं बस कैजुअली उस मुर्गी को उठाकर जंगल में आगे बढ़ रहा था। तभी मेरा मास्टर लेवल परसेप्शन फिर एक्टिवेट हुआ। लेफ्ट में 200 मीटर पर एक स्वैम्प है, राइट में 300 मीटर पर एक छोटा पॉन्ड, लेकिन पानी गंदा है। मैंने सिर हिलाया, लगता है वापस वही जाना पड़ेगा, और मैं कल वाले फिशिंग स्पॉट पर लौट आया। वहां पहुंचकर मैंने चिकन प्रोसेस करना शुरू किया। मैंने फेदर्स अलग करके रख लिए, इनसे बाद में एरोज स्टेबलाइज करने में मदद मिलेगी। फिर कुछ नॉन एडिबल ऑर्गन्स को पानी में फेंक दिया, इससे मछलियां अट्रैक्ट होंगी। जल्दी से एक खाली जगह साफ की, फायर सेटअप किया, और साथ साथ फिशिंग और रोस्टिंग दोनों शुरू कर दिए। बैट की वजह से अगले आधे घंटे में मैंने काफी मछलियां पकड़ ली। तभी सिस्टम अनाउंस हुआ, रिसोर्स एक्वायर्ड, लॉन्ग नेशन हैज रिसीव्ड 30,000 मिक्स फ्रेश वाटर फिश। व्यूअर्स सीधे 8 मिलियन पार। मैं आराम से रोस्टेड चिकन खाता रहा और बाकी मछलियां साफ करके रोस्ट के लिए तैयार करता गया। आज तो फीस्ट है। तभी अचानक सिस्टम से एक और अपडेट आया, लॉन्ग नेशन कंटेस्टेंट एक्वायर्ड 50 वाइल्ड कीवी, रिवॉर्ड 5 लाख वाइल्ड कीवी। लेकिन अगले ही पल खबर आई, लीमिंग हैज डाइड ड्यू टू वाइल्ड बीस्ट अटैक। मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। तो ये सच में इतना खतरनाक है? दिल थोड़ा भारी हो गया। जंगल में एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। लीमिंग की मौत मेरे लिए वार्निंग थी। मैंने तुरंत खाना बंद किया, बचा हुआ सामान बैकपैक में डाला, आग बुझाई और शवल कसकर पकड़कर जंगल के अंदर गहराई में बढ़ गया। लाइव स्ट्रीम में लोग कह रहे थे शायद इसका मूड खराब हो गया है, लेकिन सर्वाइवल एक्सपर्ट चेन ये बोला, नहीं, ये अब पहले से ज्यादा अलर्ट है। और सच में मेरा दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर था। मुझे एक बो चाहिए, एक पावरफुल बो। मैं 2 से 3 किलोमीटर चला ही था कि परसेप्शन ने स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया। 300 मीटर आगे हाई क्वालिटी बैम्बू फॉरेस्ट। मेरी आंखों में चमक आ गई। बैम्बू, कुकिंग, फूड और सबसे इंपॉर्टेंट बो मटेरियल। मैं तुरंत तेज कदमों से आगे बढ़ा। कुछ ही देर में डेंस बैम्बू फॉरेस्ट मेरे सामने था। मैंने क्वालिटी चेक की, सब 3 साल पुराने मैच्योर बैम्बू हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और टफनेस टॉप टियर। मैंने ठुड्डी सहलाई। बो बॉडी तो मिल गया, लेकिन बो स्ट्रिंग, मैंने सोचा फिशिंग लाइन ज्यादा यूज नहीं झेल पाएगी। फिर दिमाग में आइडिया आया, मलबेरी ट्री बार्क, सोक, पाउंड, ड्राई, फिर फाइबर्स बनाकर ट्विस्ट करेंगे।
परफेक्ट बोस्ट्रिंग। इस दुनिया के प्लांट्स लामतिंग जैसे ही हैं तो मलबेरी मिलने की संभावना भी है। डिसीजन लेते ही मैंने शवल उठाया और एक एक करके बैम्बू काटना शुरू किया। पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक बो नहीं बल्कि एरोज और डिफेंसिव ट्रैप्स भी बनाने थे। तभी सिस्टम गूंजा, लार्ज स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एक्वायर्ड, लॉन्ग नेशन हैज रिसीव्ड 50,000 मैच्योर बैम्बू। और साउथ वेस्ट माउंटेन्स में देखते ही देखते बैम्बू का समंदर उगाया। एक्सपर्ट चेन ये ने कहा, शायद आप लोग नहीं समझ रहे, लेकिन मेरा अनुमान है ये लड़का बो और एरोज बना रहा है। ये खुद को जंगल का किंग बनाने की तैयारी कर रहा है। उधर मैं बैम्बू को बांधकर एक बड़ा बंडल बना चुका था। मैंने गहरी सांस ली और भारी वजन कंधे पर उठा लिया। फिर धीरे धीरे अपने शेल्टर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में मैं ट्रैप्स की प्लानिंग कर रहा था। तभी अचानक दूर पहाड़ों से वही खौफनाक ब्राउन बेयर की दहाड़ फिर गूंजी। फिर वही साउंड वेव्स जैसे सीधा मेरी तरफ आ रही थी। लाइव स्ट्रीम में पैनिक, ये बहुत पास है, अगर रास्ता कट गया तो खत्म। लेकिन मैं बस एक पल के लिए रुका, धीरे से मुड़ा, कान लगाकर आवाज की दिशा सुनी। सीधा भिड़ना बेवकूफ़ी है, मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, लेकिन अगर इसे सही तरीके से हैंडल किया जाए। मेरी आंखों में हल्की चमक आई। बेयर हाइड, टॉप टियर आर्मर, बेयर गॉल, मेडिसिन और सैकड़ों किलो मीट। मेरा ग्रिप शवल पर परश और मजबूत हो गया। ये सिर्फ खतरा नहीं है, ये रिसोर्स है। मेरे लिए वो भालू साफ तौर पर एक चलता फिरता रिसोर्स ट्रेजर था। लेकिन मैंने अभी बिना देर किए बैम्बू का भारी बंडल उठाया और शेल्टर की तरफ लौट पड़ा। वहां पहुंचते ही बिना एक पल आराम किए मैंने उन विशाल बैम्बू को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। मैंने इंजीनियर शवल उठाया और तेजी से काट छांट करते हुए एक के बाद एक शार्प बैम्बू स्टेक्स बनाता गया। कुछ ही देर में मैंने 10 से 12 नुकीले स्टेक्स तैयार कर लिए। ये हंटिंग के सबसे डेडली ट्रैप्स में से एक होते हैं। लाइव स्ट्रीम में लोग सिहर उठे, हे भगवान, ये क्या करने वाला है? इतने सारे स्पाइक्स, कहीं ये भालू के लिए तो नहीं? मैंने उन स्टेक्स को रोप से कसकर बांधा, बची हुई रोस्टेड फिश और चिकन को बड़े पत्तों में लपेटा, शवल उठाया और फिर चुपचाप जंगल के अंदर घुस गया। मैंने धीमे से बुदबुदाया, ब्राउन बेयर, तेरे अच्छे दिन खत्म। तभी मेरी नाक में एक तेज सड़ी हुई गंध आई, खून और पेशाब की मिली जुली बदबू। मैंने आगे देखा, फ्रेश बियर डंक। मैं तुरंत अलर्ट हो गया, आसपास ध्यान से चेक किया, सब सेफ था। मैंने शवेल उठाया और खुदाई शुरू कर दी। पूरे 2.5 घंटे बाद एक ट्रैप तैयार था, लगभग 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा। फिर मैंने एक एक करके सारे शार्पेंड बैम्बू स्टेक नीचे कीचड़ में गाड़ दिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया, ये तेरे लिए खास तैयार किया है। फिर ब्रांचेस और सूखे पत्तों से उसे कैमोफ्लाज कर दिया। ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल जमीन लग रही थी, लेकिन नीचे मौत छुपी थी। सूरज ढलने लगा था। मैं वेस्ट की तरफ गया, पानी भरा, कुछ लकड़ियां उठाई और केव लौट आया। रात को चिकन का एक टुकड़ा और लॉन्ग टू टी का एक घूंट लेते हुए मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। लेकिन मैंने महसूस किया, खाना चाहे कितना भी अच्छा हो, बिना नमक के स्वाद अधूरा है। दिन भर ट्रैप खोदने से मेरा शरीर थक चुका था, मसल्स में दर्द था, एनर्जी भी पहले जैसी नहीं थी। कल मुझे सॉल्ट ढूंढना ही पड़ेगा। खाना खत्म करके भी मैं नहीं रुका। मैं बैम्बू को और तराशता रहा। तभी अचानक आसमान गरजा और मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। लेकिन मैं केव के अंदर सेफ था। एक और सिंपल अलार्म सिस्टम बनाकर मैं आराम से सो गया। अगली सुबह उठते ही मेरा पहला काम था ट्रैप चेक करना। जैसे ही मैंने सामान उठाया, एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। गेम इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए पूरे मैप में 1000 सप्लाई क्रेट्स ड्रॉप किए गए हैं, जिनमें फूड, वाटर, मेडिकल किट्स और इवन गन्स भी हैं। मैं हल्का सा चौंका। गन्स भी? लोग पैनिक हो रहे थे। ये सर्वाइवल है या पबजी? अब तो लोग एक दूसरे को मारेंगे। लेकिन मैंने बस हल्का सा भौहें सिकोड़कर ट्रैप की तरफ चलना जारी रखा। करीब आधे घंटे बाद मैं ट्रैप के पास पहुंचा। दूर से ही खून की हल्की गंध आई। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़का। क्या वो भालू है? मैंने स्पीयर कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऊपर से सब बिखरा हुआ था। मैं झट से आगे बढ़ा और नीचे झांका। भालू नहीं, नीचे एक मस्क डियर फंसा हुआ था। शायद रात की बारिश में रास्ता भटक गया और ट्रैप में गिर गया। हालांकि ये भालू नहीं था, लेकिन इसका साइज कम नहीं था, कम से कम 200 से 300 किलो। तभी सिस्टम गूंजा, रिसोर्स एक्वायर्ड, लॉन्ग नेशन हैज रिसीव्ड 10,000 मस्क डियर। पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजधानी के स्क्वायर में हजारों हिरण प्रकट हो गए, ताकतवर, जिंदा, हर तरफ दौड़ते हुए। लोग खुशी से चिल्ला उठे और मैं बस शांत खड़ा ट्रैप के किनारे देख रहा था। फिर मैं नीचे कूद गया। नाइफ जैसा शार्प शवल इस्तेमाल करते हुए मैंने पहला वार गर्दन की आर्टरी पर किया, खून निकालने के लिए। फिर बिना समय गंवाए मैं तेजी से उसका प्रोसेसिंग करने लगा। कुछ ही पलों में 300 किलो का जानवर
7 से 8 हिस्सों में बदल चुका था। मैंने सबसे फैटी मीट, एक लिवर पीस, केयरफुली पैक किया और सबसे भारी हाइंड लेग कंधे पर उठा लिया। मुझे जल्दी सब मीट केव तक ले जाना होगा, नहीं तो दूसरे जानवर अट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं बिना रुके ऊपर चढ़ा और सिर्फ 10 मिनट में केव पहुंच गया। भारी मीट का बोझ अब मेरे कंधों पर था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। बाकी बचा हुआ मीट भी मुझे जल्दी से केव तक ले जाना था। लेकिन उसी वक्त ट्रैप से 100 मीटर भी दूर नहीं, झाड़ियों के पीछे से एक विशाल ब्राउन बेयर ने सिर बाहर निकाला। उसका खड़ा होना ही 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। पूरे शरीर के बाल लोहे की सुइयों की तरह खड़े थे और सबसे डरावनी चीज, उसकी आंखें, जिनमें जरा सा भी इमोशन नहीं था। वो बस मुझे दूर जाते हुए घूर रहा था। उसके भारी पंजे जमीन को बेचैनी से खरोंच रहे थे। 20 मिनट बाद जब मैं फिर से ट्रैप के पास लौटा, मैंने जमीन पर ताजे बियर फुटप्रिंट्स देखे। एक ठंडी सिहरन सीधे सिर तक दौड़ गई। ये अभी यहीं था, शायद अभी भी पास में है। मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा। मेरी चीज छीनने की हिम्मत। मेरी आंखों में अब ठंडी किलिंग इंटेंट भर चुकी थी। मैं वापस केव आया। डियर लेग वहीं ठंडी चट्टान पर पड़ा था, लेकिन अब मुझे भूख नहीं थी। जितना सोचता उतना गुस्सा बढ़ता। पीछे हटने से सिर्फ नुकसान होता है। और बिना पीछे देखे मैं फिर जंगल की तरफ निकल गया। इस बार मैंने एक नई दिशा पकड़ी, अनएक्सप्लोर्ड एरिया। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं अचानक रुक गया। लेफ्ट में 50 मीटर पर कुछ मूवमेंट ध्यान से देखा। मलबरी ट्री। मेरी आंखों में चमक आ गई। वो बॉडी है, एरोज होंगे। अब बो स्ट्रिंग भी मिल गई। मैंने तुरंत शवल निकाला और सावधानी से बार्क निकालना शुरू किया। करीब 12 बंडल्स कलेक्ट कर लिए। अब वापस जाकर स्ट्रिंग बना सकता हूँ। सेटिस्फाइड होकर मैं बैकपैक पहनने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरे राइट शोल्डर पर हल्का सा थपथपाया। वो टच अजीब था, हल्का, गर्म। ये क्या? ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में मैंने शवेल पीछे घुमा दिया, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। अगले ही पल ऊपर पेड़ से मंकी की आवाज आई। मैंने देखा, एक बंदर टहनी से लटक रहा था, दांत दिखाकर हंस रहा था और मेरा बैकपैक छीनने की कोशिश कर रहा था। इस बार मेरा गुस्सा फट पड़ा। पहले भालू, अब बंदर भी। मैंने बिना दया के शवल कसकर पकड़ा। कुछ ही सेकंड में जंगल में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। मैंने उसकी लाश की तरफ देखा भी नहीं। ये मेरे काम का नहीं। उसी समय लाइव स्ट्रीम में फिर हंगामा मच गया। एक कंटेस्टेंट कुमार को सप्लाई क्रेट मिला था। उसके पास फूड, मेड किट और एक बड़ा लिजर्ड भी था। लेकिन उसने जो किया उससे पूरी दुनिया शॉक में चली गई। एक्सपर्ट्स तक चुप हो गए। लेकिन मुझे इन सब का कोई अंदाजा नहीं था। मैं तो अभी भी अपने रास्ते पर फोकस्ड था। आगे 100 मीटर पर स्वैम्प था। मैंने तुरंत रास्ता बदल लिया। थोड़ी दूर पर जमीन पर ढेर सारा एनिमल डंग दिखा। ये किसी जानवर का कॉमन पाथ है। मैंने स्पीयर कसकर पकड़ा और घास में छिप गया। तभी सामने एक छोटा डियर दिखाई दिया। वो एक सफेद भूरे पत्थर को चाट रहा था। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। सॉल्ट और इतने दिनों से मेरे शरीर को सॉल्ट की कमी महसूस हो रही थी और अब मेरे सामने ये पूरा ट्रेजर पड़ा था। ये भी चाहिए और वो डियर भी। मैं धीरे धीरे नीचे बैठा, सावधानी से पास पहुंचा। सही डिस्टेंस मिलते ही मैंने स्पीयर फेंका, सीधा उसके रिब्स के पार। डियर घबराकर भागा, लेकिन कुछ कदम बाद ही गिर पड़ा। मैं आगे बढ़ा, स्पीयर निकाला, लेकिन पहले उसे प्रोसेस करने के बजाय मैं सॉल्ट ओर की तरफ मुड़ा। शवल से एक टुकड़ा तोड़ा, जीभ से चखा। सच में सॉल्ट। मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन की लहर दौड़ गई। अब प्रिजर्व्ड मीट बना सकता हूं, स्टैमिना भी वापस पीक पर आएगा। तभी सिस्टम गूंजा, रिसोर्स अक्वायर्ड, लॉन्ग नेशन हैज रिसीव्ड 10,000 वाइल्ड डियर। लेकिन मैं बिना रुके सॉल्ट माइनिंग करता रहा। हर वार से हाथ सुन्न हो रहा था, लेकिन मैं तब तक नहीं रुका जब तक आधा बैकपैक भर नहीं गया। आज का हार्वेस्ट 40 से 50 किलो का डियर और 20 किलो से ज्यादा रॉ सॉल्ट। वापसी का रास्ता अब हल्का लग रहा था। और तभी सिस्टम इंटरफेस अचानक मेरे सामने चमक उठा। खून लाल रंग में चमक उठा। कंटेस्टेंट जैक फ्रॉम डेंथ अप नेशन हैज एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट पेड्रो। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। तो अब लोग एक दूसरे को मार भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। जैक, एक फॉर्मर एलीट स्पेशल फोर्सेस मेंबर, जंगल वॉरफेयर और असैसिनेशन में माहिर। उसके लिए ये जंगल सर्वाइवल नहीं, हंटिंग ग्राउंड था। उसी पल मुझे समझ आ गया, अब इस गेम की नेचर बदल चुकी है। यहाँ हर इंसान या तो हंटर है या प्रे। मैं चुपचाप केव लौटा, एक सॉल्ट ओर का टुकड़ा सपाट पत्थर पर रखा और दूसरे पत्थर से उसे तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो छोटे छोटे दानों में बदल गया। मेरा गोल क्लियर था, रिफाइन करना, ताकि टेस्ट बेहतर हो और हार्मफुल मेटल्स निकल जाएं। मैंने वाटर और सॉल्ट का रेशियो लगभग 10:3 रखा, फिर आयरन पॉट में डालकर हीट किया और लगातार हिलाता रहा। डिसॉल्व होने के बाद मैंने बैकपैक से एक खाली बैम्बू ट्यूब निकाली। उसमें पहले फाइन सैंड डाला, फिर फायर के पास रखकर चारकोल लेयर बनाई। एक सिंपल फिल्टर तैयार हो गया। फिर मैंने ब्राइन को धीरे धीरे उस फिल्टर से गुजारा। ये प्रोसेस मैंने 3 बार रिपीट किया। उसके बाद साफ ब्राइन को फिर से पॉट में डालकर एवेपोरेट करने लगा। धीरे धीरे पानी उड़ता गया और नीचे सफेद क्रिस्टल्स बनने लगे। पूरा प्रोसेस लगभग 2 घंटे चला। जब पॉट के बॉटम में प्योर व्हाइट सॉल्ट की लेयर बनी, लाइव स्ट्रीम फट पड़ा। ये तो मार्केट सॉल्ट से भी ज्यादा क्लीन,
है, ये बंदा जीनियस है। लेकिन मैं बस कामली काम करता रहा। फिर मैंने वही प्रोसेस 2 बार और दोहराया, जब तक बैम्बू ट्यूब पूरी सॉल्ट से भर नहीं गई। तभी मेरा पेट जोर से गुड़गुड़ाया। अब खाने का टाइम है। मैंने आज का डियर लेग निकाला, शवल से कुछ कट्स लगाए और ऊपर से रिफाइंड सॉल्ट छिड़क दिया। आधे घंटे बाद जब वो रोस्ट होकर तैयार हुआ, मैंने एक बाइट लिया और सिर हिलाया। अब टेस्ट आया। पेट भरने के बाद भी मैंने आराम नहीं किया। मैंने मलबेरी बार्क से बो स्ट्रिंग बनाना शुरू किया, फाइबर्स को पतला करके ट्विस्ट किया, फिर बैम्बू से बो बॉडी बनाया। कुछ ही देर में एक परफेक्टली बैलेंस्ड बैम्बू बो मेरे हाथ में था। फिर पतले बैम्बू से एरोज बनाए और चिकन फेदर्स से फ्लेचिंग की। अब पूरा सेटअप तैयार है। मैंने बो को कसकर पकड़ा। अब उस मांस चुराने वाले भालू से हिसाब बराबर होगा। अगली सुबह सूरज की रोशनी केव में घुसी। मैंने सोचा आज तीसरा दिन है, सिस्टम क्या देगा। तभी इंटरफेस आया, 3 days सर्वाइवल कंप्लीट, डू यू वांट टू साइन इन। मैंने मन ही मन कहा साइन इन और तुरंत मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया। जो भी मिलेगा ऑडियंस को नहीं दिखना चाहिए। जैसे ही स्क्रीन काली हुई, करोड़ों लोग पैनिक में आ गए। एक्सपर्ट्स गेस कर रहे थे और तभी साइन इन सक्सेसफुल, रिवॉर्ड डेजर्ट ईगल हैंडगन प्लस एड 30 बुलेट्स। मैं एक पल के लिए चुप रह गया। अब ये तो पूरी गेम बदल देगा। मेरे पास ऑलरेडी बो था, लेकिन ये गन मुझे सीधे मॉडर्न वॉरफेयर में ले आई थी। मैंने तुरंत गन और मैगजीन बैकपैक के सबसे अंदर छुपा दिए। इसका एक्सप्लेनेशन देना इम्पॉसिबल है। फिर मैंने लाइव स्ट्रीम वापस ऑन किया। लेफ्ट हैंड में बैम्बू बो और एरोज, राइट हैंड में शार्पेंड स्पीयर। फुली आर्म्ड होकर मैं केव से बाहर निकला। ऑडियंस शॉक में, ये भालू की तरफ जा रहा है, ये पागलपन है। एक्सपर्ट चैन ये भी सीरियस हो गया। अगर वाइटल स्पॉट हिट नहीं हुआ तो ये सुसाइड हो सकता है। लेकिन मैं असामान्य रूप से शांत था। मैं उसी ट्रैप के पास पहुंचा जिसे भालू ने पहले डिस्ट्रॉय किया था। मिट्टी अभी भी ढीली थी और वहां साफ साफ उसके भारी पंजों के निशान अभी भी मौजूद थे। मैंने उन विशाल भालू के ताजा फुटप्रिंट्स को देखा, लेकिन मैं तुरंत एक्शन लेने के बजाय शांत रहा। मैंने धीरे धीरे ट्रैप को फिर से तैयार करना शुरू किया। कल लगाए हुए सारे बैम्बू स्पाइक्स को फिर से मजबूती से गाड़ा, ऊपर से ढीली मिट्टी और सूखे पत्तों से उसे इतनी सफाई से कैमोफ्लाज किया कि कोई भी पहचान न सके। फिर मैंने खून से सना डियर मीट उस ट्रैप के ऊपर फेंक दिया। सब कुछ तैयार करके मैंने एक बड़ा पेड़ चुना जहां से साफ व्यू मिल रहा था और चुपचाप उस पर चढ़ गया। मैंने बो स्ट्रिंग खींची, एरो सीधा नीचे ट्रैप पर एम किया। अब सब कुछ सेट था। मैं पूरी तरह एनवायरनमेंट में घुल गया, सांस तक रोके हुए बस इंतजार कर रहा था। आजा, तेरा लंच तैयार है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। बोर्डम से बचने के लिए मैंने सिस्टम पैनल खोला। नई अपडेट्स सामने आई। डैनथप नेशन का ब्रूस सप्लाई क्रेट खोल चुका है। उसे कंपाउंड क्रॉसबो मिला है। अतम नेशन का लाजी पॉइजनस प्लांट खाकर मर गया। लॉन्ग नेशन का वांग शिन आयरन और ढूंढ चुका है। मैंने मन ही मन सोचा, वुडन वेपन्स से काम नहीं चलेगा, आयरन वेपन ही फ्यूचर है। लेकिन पहले इस भालू को खत्म करना होगा, फिर सप्लाई क्रेट ढूंढूंगा ताकि गन का सोर्स जस्टिफाई कर सकूं। उसी वक्त जंगल के किसी और हिस्से में एक और शैडो तेजी से पेड़ों के बीच मूव कर रही थी। वो थी लन वेट। उसकी लाइव स्ट्रीम भी पीक पर थी। अचानक वो रुकी, जमीन से एक कटे हुए बैम्बू का टुकड़ा उठाया, ध्यान से जांचा। फिर उसकी नजर दूर एक केव पर गई। वो सीधे अंदर नहीं गई, बल्कि पहले आसपास स्काउटिंग करने लगी। जल्दी ही उसे कई सर्वाइवल ट्रेसेस मिले, कटे हुए पेड़, खून के निशान, फायर के अवशेष, सॉल्ट फ्रैगमेंट। उसके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन गई। यहाँ कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड इंसान रहता है। कमांड सेंटर में सब खड़े हो गए। अगर ये दोनों मिल गए तो गेम बदल जाएगा। ससे। लेकिन लनगुएत ने 5 मिनट ऑब्जर्व करने के बाद पीछे हटना चुना। अगर ये एनिमी हुआ तो वो दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढने निकल गई। उधर मैं पेड़ पर बैठे बैठे पूरे 4 घंटे इंतजार कर चुका था। तभी अचानक सरसर पत्तों के रगड़ने की आवाज आई। मेरी आंखें एकदम खुल गईं और मैंने देखा, वो आया, एक विशाल ब्राउन बेयर, मेरी कल्पना से भी बड़ा। खड़ा होता तो 3 मीटर से ऊपर। लाइव स्ट्रीम फट पड़ा। भाग जाओ, ये इम्पॉसिबल है। एक्सपर्ट चेन ये का चेहरा भी सख्त हो गया। अब सब ट्रैप पर डिपेंड है। भालू धीरे धीरे ट्रैप के पास आया। उसने नीचे पड़े मीट को देखा, लेकिन सीधे नहीं कूदा। वो उसके चारों तरफ घूमने लगा, बार बार सूंघता, जैसे उसे डेंजर का एहसास हो। हर सेकंड के साथ मेरा दिल गले तक आ रहा था। मेरा एरो उसकी आंख पर लॉक था। मैं बस सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था, या तो वो ट्रैप में कदम रखे या कोई ओपनिंग दे। उसने ट्रैप के चारों तरफ 3 चक्कर लगाए और फिर जो हुआ, उसने मुझे और करोड़ों व्यूअर्स को शॉक कर दिया। वो भालू अचानक आक्रामक नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे ट्रैप के किनारे आकर बिल्कुल इंसान की तरह अपना शरीर कंट्रोल करते हुए सावधानी से नीचे उतरना शुरू किया। उसका विशाल शरीर बैम्बू स्पाइक्स को परफेक्टली अवॉइड करता हुआ
नीचे पहुंचा। कैमोफ्लाज टूट गया, मीट भी नीचे गिर गया, लेकिन वो बिना चोट खाए ट्रैप के अंदर पहुंच गया और आराम से अपना खाना उठाने लगा। मैं अंदर से सन्न रह गया। ये भालू है या कुछ और? उस भालू की इंटेलिजेंस देखकर पूरा लॉन्ग नेशन का लाइव स्ट्रीम लिटरली फट पड़ा। ये भालू है या मॉन्स्टर? ये तो इंसानों से भी स्मार्ट है। पेड़ पर बैठे हुए मेरे हाथ की नसें उभर आई थीं। मैंने हर पॉसिबिलिटी कैलकुलेट की थी, लेकिन ये मैंने सोचा ही नहीं था। नीचे ट्रैप में वो विशाल भालू आराम से डियर मीट मुंह में दबाए बाहर निकलने ही वाला था। लाखों लोगों की सांसें अटक गई थीं। यही मौका है। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई जैसे ही उसका सिर ट्रैप के किनारे से बाहर निकला। स्विश! मेरा एरो हवा चीरता हुआ गया, सीधा उसके माथे पर लगा। एम बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन बैम्बू बो और डियर बोन एरो उसकी मोटी खोपड़ी को भेद नहीं पाए। फिर भी इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि उसका संतुलन बिगड़ गया। वो आधा बाहर निकल चुका था, तभी दर्द से कराहता हुआ पीछे गिर पड़ा और अगले ही पल छपाक! उसका शरीर उन डेडली बैम्बू स्पाइक्स पर जा गिरा। मांस चीरने की आवाजें गूंज उठीं। उसके बाद उसकी दहाड़ इतनी भयानक कि पूरा जंगल कांप उठा। पक्षी डरकर उड़ गए और मैं पेड़ पर खड़ा, माथे पर पसीना, लेकिन फोकस एक सेकंड भी नहीं टूटा। मैंने तुरंत दूसरा एरो निकाला। अगर ये फिर ऊपर आया तो खत्म। नीचे ट्रैप में वो पागलों की तरह तड़प रहा था। उसके पंजे मिट्टी उछाल रहे थे। कुछ ही सेकंड में धूल का गुबार उठ गया और मेरा व्यू ब्लॉक हो गया। ये भी स्मार्ट है। मैंने सांस रोककर नीचे की आवाजें सुनी। धीरे धीरे उसकी हरकत बदल गई। अब वो मिट्टी खुरच कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने बो और टाइट खींचा। तभी एक विशाल शैडो ऊपर उभरी, लेकिन इस बार वो सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मेरे अंदर एक झटका सा लगा। ये समझ गया। उसका कॉम्बैट इंटेलिजेंस किसी जंगली जानवर से कहीं ऊपर था। उसने इंस्टेंटली थ्रेट पहचान लिया और सीधा मुझे टारगेट बना लिया। स्विश! दूसरा एरो छोड़ा। इस बार उसकी पीठ पर लगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे चमड़े पर टकरा कर उछल गया हो। कोई डैमेज ही नहीं। मेरे अंदर वार्निंग बेल बज गई। ये गलत हो रहा है। मैंने तीसरा एरो उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो भालू पूरी ताकत से ट्रैप से बाहर निकल आया। उसकी आंखें सीधी मुझ पर लॉक थीं। अगले ही पल वो एक बेकाबू टैंक की तरह मेरी तरफ दौड़ा। लाइव स्ट्रीम में केओस। भागो, कोई बचाओ, ये खत्म है। उसकी टक्कर इतनी भयानक थी कि पेड़ हिल गया। फिर दूसरी टक्कर। इस बार ट्रंक में साफ दरार पड़ गई। मैं समझ गया, अब या तो अभी या कभी नहीं। पेड़ गिरने ही वाला था। उसी आखिरी पल मैंने मूव किया। दोनों हाथों से स्पीयर पकड़ी और बिना एक सेकंड सोचे मैं सीधा नीचे कूद पड़ा। अब सब कुछ इसी वार पर है। नीचे गिरते वक्त ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। हवा चीरती हुई मेरी बॉडी और नीचे पहली बार उस भालू की आंखों में डर दिखा। अगले ही पल धड़ाम! मैं पूरी ताकत से स्पीयर उसके सिर में घुसा चुका था। स्पीयर आधी से ज्यादा उसकी खोपड़ी के अंदर धंस गई। उसका विशाल शरीर एक पल को झटका खाकर रुक गया। फिर धीरे धीरे वो ढह गया। कुछ झटके और फिर पूरी खामोशी। लॉन्ग नेशन का पूरा लाइव स्ट्रीम 10 से 15 सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया, जैसे किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। फिर अचानक एक्सप्लोजन। ये क्या था? ये तो मिरेकल है। ये इंसान है या कुछ और? एक्सपर्ट चेन ये भी एक्साइटमेंट में टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ा हो गया। कमाल, ये अनमैच्ड है। सिस्टम की आवाज गूंजी। लॉन्ग नेशन कंटेस्टेंट हैज सक्सेसफुली हंटेड म्यूटेटेड ब्राउन बेयर। रिवॉर्ड 10,000 म्यूटेटेड बेयर्स। पूरे देश के फॉरेस्ट्स में अचानक विशाल भालू प्रकट होने लगे, लेकिन मैं इन सब से अनजान बस चुपचाप खड़ा था। फिर धीरे से झुका और उस भालू के सिर में धंसी स्पीयर को पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। मैंने बिना समय गंवाए अपनी कमर से इंजीनियर शवल निकाली और उस विशाल भालू का पेट चीर दिया। अंदर से मुझे एक काला हरा गॉल ब्लैडर मिला, बेयर गॉल। मैंने तुरंत एक साफ बड़े पत्ते में उसे लपेटकर बैकपैक में सुरक्षित रख लिया। उसके बाद मैंने बेयर हाइड प्रोसेस करना शुरू किया। ये सच में एक बहुत बड़ा काम था। मैंने उसके चारों पंजे, सबसे वैल्यूएबल हिस्से, अलग किए और एक बड़ा लॉइन मीट का टुकड़ा काटा। फिर पूरी बेयर स्किन में इन सबको लपेट दिया। सब कुछ तैयार करने के बाद मैंने उस भारी बंडल को उठाया और पास में एक सूटेबल ओपन जगह ढूंढने लगा। तभी चलते चलते मेरी नाक में एक जानी पहचानी खुशबू आई। ये मेरी आंखें चमक उठी। स्प्रिंग ऑनियन। मैंने तुरंत उस दिशा में देखा। ढलान पर जंगली हरे प्याज उग रहे थे। मेरा गला सूख गया। करीब 10 घंटे हो गए कुछ खाए और अभी अभी मौत से लड़कर आया था। ये ग्रीन अनियंस मुझे किसी हेवनली फूड से कम नहीं लगे। मैं तुरंत वहां पहुंचा और 10 से 12 मोटे ताजा अनियंस उखाड़ लिए। अब आज का बेयर फीस्ट परफेक्ट होगा। मैंने पास में एक समतल जगह ढूंढी, आग जलाई और बेयर मीट को एक पत्थर पर रखकर शवल से मीडियम स्लाइसेस में काटा। धीरे धीरे उसका रंग गोल्डन ब्राउन होने लगा। मैंने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। कमाल, लेकिन बेयर मीट में फैट ज्यादा था। अकेले खाने पर
भारी लग सकता था। तभी ग्रीन ऑनियन काम आया। मैंने एक बड़ा बाइट ऑनियन का लिया। उसकी तीखी फ्रेशनेस पूरे मुंह में फैल गई। फिर मीट का टुकड़ा। ये कॉम्बिनेशन अनबीटेबल। मैं मन ही मन मुस्कुराया। अगर साथ में थोड़ा व्हाइट वाइन होता तो जिंदगी सेट। मैंने सोचा जब स्टेबल शेल्टर मिलेगा तब अल्कोहल ब्रूइंग भी शुरू करूंगा। मैं इस सिंपल खुशी में डूबा हुआ था कि अचानक मेरी नजर दूर जंगल के आसमान में उठते लाल धुएं पर पड़ी। सप्लाई क्रेट। मेरी आंखों में तुरंत एक्साइटमेंट चमक उठी। मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। करीब 20 किलोमीटर। एक दिन लगेगा पहुंचने में। मैंने सोचा जल्दी नहीं, पहले पेट भरूं। उसी समय कहीं और जंगल में लान्ह न्यूएत ने भी वही रेड स्मोक देखा। एक ट्रेंड सोल्जर होने के नाते वो उसकी वैल्यू समझती थी। वेपन्स, मेडिसिन, फूड, सब कुछ। उसने टेरेन एनालाइज किया। ओपन एरिया, कम कवर, मतलब हाई रिस्क, लेकिन उसके पास चॉइस नहीं थी। उसने अपना गियर चेक किया। मिलिट्री डैगर, हैंडमेड बो, ड्राइड मीट, पानी, और गहरी सांस लेकर सप्लाई ड्रॉप की तरफ बढ़ गई। लाइव स्ट्रीम्स में लोग एक्साइटेड थे। क्या ये दोनों मिलेंगे? टीम बनेगी? उधर मैंने कुछ बेयर मीट बड़े पत्तों में लपेटकर बैकपैक में रखा, लेकिन बैग छोटा था। सैकड़ों किलो मीट वहीं छोड़ना पड़ा। दिल में हल्का सा अफसोस हुआ। ये सब लाइफ सेविंग रिसोर्स है, लेकिन मैं सब कैरी नहीं कर सकता था। फिर मैंने कंधे पर वजन एडजस्ट किया। बेयर मीट, हाइड और बाकी गियर मिलाकर करीब 60 किलो। चलते चलते मेरे कंधे दर्द करने लगे। स्पीड धीमी हो रही थी। ऐसे तो बहुत समय लगेगा। मैं तरीका सोच ही रहा था कि अचानक सिस्टम की फेमिलियर आवाज गूंजी। स्पेशल मिनरल रिसोर्स डिटेक्टेड नियर बाय। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मुझे एक खास दिशा में खींच रही हो, और मैं बिना रुके उसी दिशा में बढ़ गया। कम क्वांग के निर्देशों का पीछा करते हुए मैं आगे बढ़ा, और अचानक मेरे सामने एक प्राकृतिक चट्टान की दीवार उभर आई। ओह, ये तो मेरी सांसें तेज हो गईं। ये एक गोल्ड वेन था, नेचुरल गोल्ड माइन। आधुनिक दुनिया में गोल्ड ही तो अल्टीमेट करेंसी है। मैं तो सच में अमीर हो गया। बिना एक सेकंड गंवाए मैंने इंजीनियर शवल निकाली और चट्टान पर मारना शुरू किया। केंग केंग, साफ धातु जैसी आवाज गूंज रही थी। लगातार मेहनत के बाद मैंने हाई ग्रेड गोल्ड ओर के 10 से ज्यादा टुकड़े निकाल लिए। तभी सिस्टम गूंजा। लॉन्ग नेशन कंटेस्टेंट डिस्कवर्ड नेचुरल गोल्ड माइन रिवॉर्ड 10,000 लार्ज गोल्ड माइंस। पूरे लॉन्ग नेशन में जमीन से छोटे छोटे पहाड़ उगने लगे। हर तरफ हलचल मच गई, लेकिन मैं बिना ध्यान दिए बस अपना और समेटकर बैकपैक में भरता रहा। फिर मैंने कंधे पर बैग उठाया और तुरंत सप्लाई ड्रॉप की तरफ बढ़ गया। बाकी कंटेस्टेंट्स भी दौड़ रहे होंगे, मुझे जल्दी करनी होगी। लेकिन आधे घंटे भी नहीं बीते थे कि अचानक आसमान का रंग बदल गया। काले बादल उमड़ पड़े और अगले ही पल तेज ओलों की बारिश शुरू हो गई। हालत इमरजेंसी हो गई। मैंने बिना सोचे आयरन पॉट निकालकर सिर पर उल्टा रख लिया, लेकिन हर गिरता हुआ ओला शरीर में हड्डियों तक दर्द पहुंचा रहा था। कुछ ही देर में मेरी पीठ और बाहें नीली पड़ गईं। ये तो मार ही देगा। मैं पॉट सिर पर रखकर भागता रहा, शेल्टर ढूंढता हुआ। तभी मुझे थोड़ी दूरी पर चट्टान के नीचे एक केव दिखी। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा। ये मौसम सच में पागल है। उसी समय दूर कहीं मत्सुशिता तेजुका और उसका साथी बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पेड़ों की पत्तियां ओलों को रोक नहीं पा रही थीं। दोनों बुरी तरह घायल हो रहे थे। और दूसरी तरफ डेंथ अप नेशन का एक कंटेस्टेंट खुले मैदान में फंस गया। हर कुछ कदम पर एक ओला उसके घुटनों पर गिर रहा था। वो उठ ही नहीं पा रहा था। उधर केव के अंदर टेम्परेचर तेजी से गिर रहा था। मैंने ठंडी सांस छोड़ी। भाप साफ दिख रही थी। कुछ समय तक यहां से निकलना पॉसिबल नहीं। मैंने बैकपैक से बचा हुआ बेयर मीट निकाला और आग जलाने की तैयारी की, लेकिन इस एक्सट्रीम वेदर में फायर स्टार्ट करना मुश्किल हो गया। जहां नॉर्मली कुछ मिनट लगते थे, वहां आधा घंटा लग गया और फिर भी कुछ नहीं हुआ। लगता है फायर स्टार्टिंग स्टोन ढूंढना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर रुककर फिर कोशिश करने ही वाला था कि अचानक बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज आई। मैं तुरंत सतर्क हो गया, शवल कसकर पकड़ी और एंट्रेंस की तरफ देखा। ओलों की बारिश के बीच एक धुंधली आकृति मेरी तरफ आ रही थी। धीरे धीरे वो साफ हुई। एक आदमी, मीडियम बिल्ड, एक भरा हुआ बैकपैक उसके कंधे पर। ये कौन है? किस देश का कंटेस्टेंट? वो केव के एंट्रेंस से करीब 3 मीटर दूर रुक गया। मुझे देखते ही उसका चेहरा डर से भर गया। उसने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मैं कोई दुश्मनी नहीं चाहता, उसके लहजे से लगा। क्या ये फ्रांस से है? मैंने उसे ध्यान से देखा। वो थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ और धीरे धीरे अपना बैकपैक मेरी तरफ सरका दिया। ये मेरा सारा सामान है। मैं सिर्फ ओलों से बचना चाहता हूँ और अपने टूल्स शेयर करने को तैयार हूँ। मैं अभी भी पूरी तरह अलर्ट था। इस जगह हर अजनबी पोटेंशियल एनिमी है, लेकिन उसकी बैग ने मेरी क्यूरियोसिटी जगा दी। वो काफी भरा हुआ था। आदमी ने मेरी हेजिटेशन समझ ली। उसने पास पड़ी सूखी लकड़ियों की तरफ इशारा किया, फिर अपने बैग की तरफ। फायर! मेरी आंखों में हल्की चमक आई। इसमें फायर स्टार्टिंग टूल है। मैंने उसे 10 कदम पीछे हटने का इशारा किया, शवल उसकी तरफ पॉइंट करते हुए। वो तुरंत मान गया और पीछे हट गया। मैंने बैग खोला। अंदर कंप्रेस्ड रैशंस, कैंड फूड, रोप, छोटा नाइफ और सबसे नीचे फायर स्टार्टर स्टोन। यही चाहिए था। मैंने ऊपर देखा। वो अब भी सरेंडर पोजीशन में खड़ा था। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम?
उसने कहा, पियर। मैंने फिर पूछा, तुम्हें अपने देश का कोई मिला? उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं 3 दिन से अकेला भटक रहा हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, डर और थकान साफ थी। तुम क्या चाहते हो? उसने केव की तरफ इशारा किया। बस यहाँ रुकना चाहता हूँ। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। क्या? मैंने ठंडे स्वर में कहा, पहली, जो मैं कहूंगा वही करोगे। दूसरी, कोई पर्सनल सवाल नहीं। तीसरी, खतरा आया तो हर कोई खुद जिम्मेदार होगा। ये सिर्फ टेम्परेरी कोऑपरेशन है, भरोसा मत करना। वो तुरंत सिर हिलाने लगा। ठीक है, और बैग उठाकर जल्दी से अंदर आ गया। मैंने फायर सेटअप शुरू किया। पहले जमीन में छोटा गड्ढा खोदा, फिर सूखे पत्थरों से घेरा बनाया। पियरे ने खुद फायर स्टोन और सूखी घास मुझे दी। मैंने स्टोन को शवेल की धार से रगड़ा। कुछ ही देर में स्पार्क्स निकले और फिर छोटी सी आग जल उठी। ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। मैंने लकड़ी में बेयर मीट लगाकर रोस्ट करना शुरू किया। पियर पास बैठा था। उसकी नजरें मांस पर टिकी थीं। वो लार निगल रहा था। 2 दिन से इसने कुछ गर्म नहीं खाया। मैंने उसे देखा और पूछा, खाना है? वो तुरंत सिर हिलाने लगा। मैंने जैसे ही उसे खाना है दे पूछा, उसने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ ऐसे उठे जैसे लकड़ी काट रहा हो। आंखों में एक अजीब सी लालसा भरी थी। अगर तुम चाहते हो तो इस फायर स्टार्टर स्टोन के बदले में, मैं शांत स्वर में बोला। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्से की चमक आई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने उसे दबा लिया। दोनों हाथों से उसने वो फायर स्टोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। बुरा सौदा नहीं। वो बार बार धन्यवाद देने लगा। थैंक यू, थैंक यू। उसने सावधानी से एक बाइट लिया और तुरंत उसकी आंखें बंद हो गईं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये किसका मांस है? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बियर मीट। वो एकदम जम गया। तुमने भालू को मार दिया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना मांस सेकता रहा। लेकिन मैं महसूस कर सकता था, उसकी नजरें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। अब उसमें डर, सम्मान और कुछ और भी था। अगर मैं इसके साथ रहूं तो मेरी सर्वाइवल चांस कई गुना बढ़ जाएगी। शायद वो यही सोच रहा था। बाहर ओले अब भी गिर रहे थे, लेकिन केव के अंदर गर्मी थी। हम दोनों चुपचाप रोस्ट मीट खा रहे थे। कोई बात नहीं, लेकिन हवा में सिर्फ मांस की खुशबू नहीं, एक अजीब सा टेंशन भी था। मैं महसूस कर रहा था वो मुझे बीच बीच में चोरी से देख रहा था। उसकी आंखों में कैलकुलेशन चल रही थी। तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को भालू मारते देखा, उसने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस लकड़ी से आग को कुरेदता रहा। वो फिर बोला, तुम जैसे स्ट्रांग इंसान के पास तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज होंगे। इस बार मैंने उसकी तरफ नजर डाली। वो हल्का सा कांप गया। उसे याद आ गया, पर्सनल सवाल नहीं। वो तुरंत बोला, हमारे यहाँ कहते हैं दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। तुमने मेरी जान बचाई, मैं जरूर रिपे करूंगा। लाइव स्ट्रीम में लोग तुरंत समझ गए, ये आदमी साफ नहीं है। इसकी आंखें चालाक लोमड़ी जैसी हैं। रात गहराती गई। बाहर ओले रुक गए। उसने मेरी तरफ देखा। अब तक सोए क्यों नहीं? मैंने आंखें बंद रखकर ही कहा। तुम भी तो नहीं सोए? वो हंसा। मैं रात को जागने का आदी हूं। तुम सो जाओ, मैं गार्ड करूंगा। मैंने सीधा जवाब दिया, मुझे नींद नहीं है। उसका प्लान वहीं रुक गया। वो थोड़ा बेचैन हुआ, फिर बोला, तो हम दोनों साथ में गार्ड करते हैं। मैंने कहा, जैसा चाहो। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर वो बोला, मुझे बाहर जाना है। मेरे होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान आई। टॉयलेट जाने के लिए पूरा बैकपैक ले जाओगे? वो जैसे छूट गया। हाँ, और तुरंत बाहर निकल गया। जैसे ही वो गया, मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। आग को लात मारकर बुझाया, अपना सारा गियर उठाया और बिना आवाज किए अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही देर में मैंने एक पत्थर के पीछे पोजीशन ले ली। बो ऑलरेडी ड्रॉन। मैं पूरी तरह रात में घुल गया। ये आदमी डेफिनेटली प्रॉब्लम है। 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि दूर से दबे पांव फुटस्टेप्स आए। 2 लोग। एक आवाज आई, इवान, वही केव है। दूसरी आवाज, पक्का है? हाँ, मैंने पूरी रात देखा। वो अकेला है। फिर वो बोला, पहले उसके हाथ पैर तोड़ेंगे, फिर सब लूट करेंगे, कोई निशान नहीं छोड़ना। अगले ही पल दोनों भेड़ियों की तरह केव में घुसे, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ बुझी हुई आग। पियरे का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे? इवान ने तुरंत उसे घूरा। तू पकड़ा गया है। उसी पल स्विश, मेरा एरो पियरे की जांघ में धंस गया। वो जोर से गिर पड़ा। एवन चौंक गया। नाइफ उठाकर चिल्लाया, कौन है? जवाब में दूसरा एरो आया, सीधा उसके हाथ में। नाइफ गिर गया। वो दर्द से चीख उठा। मैं धीरे धीरे पत्थर के पीछे से बाहर आया। बो फिर से एम पर, बिना कोई एक्स्ट्रा बात। मैं बस धीरे धीरे बो खींच रहा था। इस जंगल में सिर्फ स्ट्रांग सरवाइव करते हैं। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। रात की हवा में खून की गंध फैल गई, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कामली उनके बैग्स चेक किए। कंप्रेस्ड राशंस, आधी पानी की बोतल, एक ब्रांड न्यू मेडिकल किट, ये तो सेकंड लाइफ है। फिर स्विस नाइफ, और आइवन के बैग में ड्राइड रैबिट मीट, नाइलॉन रोप और एक बड़ा नाइफ। ये सब टॉप टियर सर्वाइवल गियर शी। मैंने सब अपने बैकपैक में भर लिया। आखिरी बार
उनकी लाशों को देखा। मेरी आंखें ठंडी थीं। अगले जन्म में समझदारी से जीना, और मैं मुड़कर अंधेरे में खो गया। उसी वक्त लॉन्ग नेशन के लाइव स्ट्रीम में एक्सप्लोजन हो चुका था। लोग चिल्ला रहे थे, ये है असली किंग, और मैं बस आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने उन दोनों को खत्म करने के बाद बिना एक शब्द बोले अपना काम पूरा किया। लेकिन बाहर की दुनिया में जो हुआ वो किसी टेक्स्ट बुक काउंटर किल से कम नहीं था। लोग चिल्ला रहे थे, ये है असली सर्वाइवल। जंगल में सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। लॉन्ग नेशन खुशी से उफान पर था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ देशों में सन्नाटा छा गया। इमरजेंसी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव गुस्से से लाल हो चुका था। वो पागलों की तरह मेरे एक्शंस पर आरोप लगा रहा था। लेकिन लॉन्ग नेशन का प्रतिनिधि बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, रूल्स ऐसे ही हैं, और वो कुछ साबित नहीं कर पाया। फिर उसने दांत भींचकर धमकी दी, 2 दिन बाद कंटेस्टेंट्स के बीच कम्युनिकेशन चैनल खुलेगा। तब मैं अपने देश के सभी बचे हुए लोगों को आदेश दूंगा कि हर कीमत पर लॉन्ग नेशन के हर कंटेस्टेंट का शिकार किया जाए। कमरे का माहौल जम गया, लेकिन जवाब सिर्फ एक शांत आवाज में आया, हम इंतजार करेंगे। उधर मैं इस सब से बिल्कुल अनजान अपने भारी लूट के साथ चुपचाप जंगल पार कर रहा था। मेरे द्वारा 2 विदेशी कंटेस्टेंट्स को खत्म करने की खबर फैल चुकी थी। एक छिपी हुई गुफा में लान्ह न्यूएत अपना डैगर तेज कर रही थी। तभी उसकी रिस्ट डिवाइस वाइब्रेशन करने लगी। उसने स्क्रीन देखी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये टीए क्वा, उसने धीरे से कहा, अच्छा काम, और फिर और तेजी से ब्लेड घिसने लगी। मुझे पीछे नहीं रहना। उसी समय बाकी लॉन्ग नेशन कंटेस्टेंट्स ने भी ये खबर देखी। उनके अंदर एक नई उम्मीद और गर्व जाग उठा। कुछ ही देर बाद पूरब में सूरज उगने लगा। मैं खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और भारी बैकपैक फिर से कंधे पर लाद लिया। मेरी नजरें उस लाल धुएं पर टिकी थीं। वो सप्लाई क्रेट मुझे चाहिए। कई घंटों की लगातार मार्च के बाद मेरे पैर शीशे जैसे भारी हो चुके थे। हर कदम दर्द दे रहा था, मांसपेशियां कांप रही थीं। आखिर मैंने रुकने का फैसला किया। पहले एनर्जी रिफिल। मेरे मास्टर लेवल परसेप्शन ने तुरंत मुझे ज्यादा नमी वाली दिशा दिखाई। कुछ ही देर में पानी बहने की आवाज सुनाई दी। मैंने झाड़ियों को हटाया। एक छोटी स्ट्रीम मेरे सामने थी। पानी पूरी तरह साफ नहीं था, उसमें रेत और पत्ते थे, लेकिन इस हालत में यही जीवन था। मैंने बैकपैक नीचे फेंका, बड़ा नाइफ निकाला, एक मोटे पेड़ के पास गया, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से वार किया। ब्लेड आधे तने में धंस गया। मैंने दांत भींचे और लगातार वार किए। 2 मिनट से भी कम में पेड़ गिर गया। मैंने तुरंत उसे लकड़ियों में तोड़ा, फिर फायर स्टार्टर निकाला, नाइफ की स्पाइन से मैग्नीशियम रॉड पर घिसा। चिंगारी सीधा सूखी घास पर गिरी और अगले ही पल आग भड़क उठी। गर्माहट ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। आग सच में जीवन है। मैंने हल्की सांस छोड़ी, फिर शवल से स्ट्रीम के पास एक छोटा फिल्ट्रेशन पिट बनाया। उसमें कंकड़, रेत और मिट्टी की परतें डाली। फिर गंदा पानी निकालकर कई बार फिल्टर किया और आयरन पॉट में डालकर उबालने रखा। जब तक पानी बॉयल हो रहा था, मैंने बैकपैक से ड्राइड रैबिट निकाला। वो लकड़ी जैसा सख्त था, लेकिन मेरे लिए ये लग्जरी था। बियर मीट बहुत खा लिया, थोड़ा बदलाव अच्छा रहेगा। मैंने स्विस नाइफ से उसे छोटे टुकड़ों में काटा, लकड़ी में फंसाकर आग पर रोस्ट किया। धीरे धीरे उसमें से फैट निकलने लगा। खुशबू जंगल में फैल गई। लाइव स्ट्रीम में लोग देखते रह गए। मैं वहीं बैठा उबला हुआ पानी पी रहा था और क्रिस्पी बाहर, सॉफ्ट अंदर रैबिट मीट खा रहा था। धीरे धीरे मेरी थकान गायब होने लगी। रात भर की जाग और लड़ाई का असर उतर गया। मैंने आखिरी टुकड़ा खत्म किया, फिर ध्यान से आग को मिट्टी से ढक दिया। ऊपर से पानी डाला, पूरा चेक किया, कोई चिंगारी बाकी न रहे। जंगल में छोटी गलती भी जान ले सकती है। फिर मैंने दोबारा बैकपैक उठाया और बिना पीछे देखे उस लाल धुएं की दिशा में फिर से चल पड़ा। मैंने जैसे ही अपना भारी बैकपैक दोबारा कंधे पर डाला, एक अजीब सी एनर्जी पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे फिर से जिंदा हो गया हूं। मैंने डायरेक्शन कंफर्म की और सप्लाई सिग्नल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन आधा घंटा भी नहीं बीता था कि मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ गए। कुछ गलत था। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की। एक पल में ठंडक मेरे पैरों से होती हुई सिर तक चढ़ गई। मेरा पूरा शरीर इंस्टिंक्टिवली टेंस हो गया। मैंने तुरंत अपनी कमर से बड़ा नाइफ पकड़ लिया। मेरा मास्टर लेवल परसेप्शन तुरंत मैक्सिमम पर चला गया। मैंने चारों तरफ स्कैन किया और फिर मेरी नजर सामने 2 पेड़ों के बीच रुकी, जमीन से करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर। एक पतली सी एनिमल टेंडन की बनी वायर, एक हैंगिंग ट्रैप। तो मुझे टारगेट किया गया है। लाइव स्ट्रीम में हलचल मच गई। एक्सपर्ट चेन ये स्क्रीन पर झुककर बोला, ये ह्यूमन टारगेट ट्रैप है, इसे किसी ने स्पेसिफिकली इसके लिए लगाया है। लेकिन मैंने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। मैं धीरे से नीचे बैठा, उंगली से जमीन पर सर्कल बनाते हुए दिमाग में पूरा 3D अटैक मॉडल सिमुलेट करने लगा। अगर ट्रैप एक्टिवेट हुआ तो अटैक कहां से आएगा? कुछ ही सेकंड में मेरी नजर 2 परफेक्ट एम्बुश पॉइंट्स पर टिक गई। मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। समझ गया। मैं चुपचाप 2 कदम पीछे हटा और अगले ही पल मेरा शरीर छाया में गायब हो गया। मैंने बो उठाया, एरो चढ़ाया, सांस रोक ली। उधर एम्बुश पॉइंट पर
दो लोग छिपे बैठे थे, मत्सुशिता तेजुका और उसका साथी। वो फुसफुसाया, क्या उसने ट्रैप डिटेक्ट कर लिया? जवाब आया, नामुमकिन। ये एंशियंट टेक्निक है, वो नहीं समझ सकता। बस इंतजार करो। समय बीतता गया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं। उनकी पेशेंस टूटने लगी। तभी झाड़ियों में हल्की आवाज हुई। वो घबराकर क्रॉसबो उठाता है, लेकिन वो सिर्फ एक खरगोश था। उसने राहत की सांस ली और उसी पल स्विश! मेरी एरो हवा चीरती हुई आई, सीधा उसकी कलाई में धंस गई। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। मात्सुशिता तेजुका तुरंत रोल करके बाहर निकला, नाइफ रेडी। लेकिन तब तक मैं सामने आ चुका था, बाव हाथ में, आंखें ठंडी, जैसे दो लाशों को देख रहा हूँ। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस बाव खींचा। उसने तुरंत 3 शार्प स्टोन्स मेरी तरफ फेंके और खुद नाइफ लेकर चार्ज किया, लेकिन मैं उससे तेज था। मैंने बस बॉडी हल्की सी टिल्ट की और स्टोन्स मिस, और उसी फ्लो में एरो छोड़ा। वो साइड में कूदा, लेकिन एरो उसके साथी की तरफ गया, जो पहले से घायल था। ठाक! सीधा उसके सिर में। इंस्टेंट डेथ। ये देखकर उसकी आंखों में डर साफ था, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने शवल निकाली और सीधा उसकी तरफ दौड़ा। उसने नाइफ से ब्लॉक किया। क्लैंग! स्पार्क्स निकले, लेकिन मेरी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। इम्पैक्ट से उसका हाथ फट गया। वो पीछे लड़खड़ा गया। ये इंसान है या मॉन्स्टर? उसकी आंखों में शॉक था, लेकिन मैंने 1 सेकंड भी नहीं छोड़ा। लगातार अटैक। उसने हाथ से रोकने की कोशिश की। क्रैक! हड्डियां टूट गईं। वो पीछे उड़ता हुआ पेड़ से टकराया और उसी पल मैं उसके ऊपर पहुंच गया। शवल उठाई और सीधे उसके सिर पर वार करने ही वाला था। तभी करीब 1 किलोमीटर दूर लंढुएत ने वो चीख सुनी। वो तुरंत रुक गई, डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया, लेकिन सीधे जाने के बजाय उसने अपनी प्रेजेंस पूरी तरह सप्रेस की और चुपचाप आगे बढ़ी। कुछ ही देर में वो एक बड़े पेड़ के पीछे पहुंच गई। वो आगे का सीन देखने ही वाली थी कि अचानक स्विश! पीछे से एक काला एरो उसकी तरफ आया। उसने इंस्टिंक्टिवली डोडज किया, लेकिन एरो उसकी जांघ में धंस गया। दर्द बिजली की तरह फैला। उसकी आंखें फैल गईं। ये कौन? मेरे वार के ठीक पहले ही कहानी एक साथ कई जगह बदल रही थी। उधर लान्हन्यूएत के होंठों से एक दबा हुआ कराह निकल गया। खून उसकी कॉम्बैट पैंट्स को लाल कर चुका था, लेकिन उसने दर्द को दबाया। तुरंत लुढ़क कर घनी झाड़ियों में घुस गई, डैगर कसकर पकड़ा और उस दिशा में घूरने लगी जहां से एरो आया था। कुछ ही सेकंड में भारी कदमों की आवाज गूंजी। एक लंबा गोरा आदमी मुस्कुराते हुए बाहर आया। लॉन्ग नेशन की छोटी बिल्ली। रिएक्शन तेज है, लेकिन अभी भी स्लो। उसके पीछे 2 और भारी भरकम आदमी थे। ये साफ था, डैनथप नेशन के कंटेस्टेंट्स। वो सीधे हमला नहीं कर रहा था। जमीन पर खून के निशान देखते हुए ठंडी हंसी हंसा। चलो खेलते हैं। और तीनों तुरंत अलग अलग फैल गए। एक परफेक्ट ट्रायंगल सर्च फॉर्मेशन, धीरे धीरे उसे घेरते हुए। उधर मैं अभी भी उस फाइट के बाद ओए नेशन के दोनों कंटेस्टेंट्स का सामान कलेक्ट कर रहा था। तभी ग्लोबल अनाउंसमेंट गूंजा। लॉन्ग नेशन कंटेस्टेंट त्यू क्वा हैज एलिमिनेटेड मत्सुशिता तेजुका हैज एलिमिनेटेड। पूरा लॉन्ग नेशन लाइव स्ट्रीम फट पड़ा, लेकिन मैंने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। यूजेबल एरोज वापस लिए, उनके बॉडीज से वेपन और आधी पानी की बोतल उठाई और बिना पीछे देखे सीधे सप्लाई क्रेट की तरफ दौड़ पड़ा। आधे घंटे बाद मैं फाइनली पहुंच गया। सामने एक विशाल मेटल क्रेट खुली जगह पर पड़ा था, लेकिन मैं सीधे आगे नहीं बढ़ा। पहले पूरे एरिया को स्कैन किया, कोई एम्बुश नहीं। फिर मैंने धीरे से कहा, लाइव स्ट्रीम ऑफ। अगले ही पल पूरी दुनिया की स्क्रीन काली हो गई। मैंने क्रेट खोला, अंदर सीड्स थे, पोटैटो, कॉर्न, सोयाबीन, एक रिफाइंड मिलिट्री मेड किट, मल्टी टूल और एक सोलर चार्जिंग पैनल। मेरी आंखों में चमक आ गई। ये फूड प्रोडक्शन है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। मैंने सब जल्दी से बैग में भरा और फिर अपनी M19, एक पिस्टल और मैगजीन्स निकालकर क्रेट में रख दी, कवर स्टोरी के लिए। सब सेट करके मैं स्ट्रीम वापस ऑन करने ही वाला था कि अचानक मेरी बॉडी ने डेंजर महसूस किया। बहुत लोग आ रहे हैं। मैं तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ ही सेकंड में 3 डेनथप कंटेस्टेंट्स वहां पहुंचे और उनके बीच घायल लान्हन्यूएत को बांध कर लाया जा रहा था। लीडर ने क्रेट की तरफ देखा और हमसा, बाहर आ जाओ लॉन्ग नेशन के हीरो, नहीं तो तुम्हारी साथी मरेगी। मैं शांत रहा, सिचुएशन एनालाइज कर रहा था। 3 दुश्मन, क्रॉसबो, रिकर्व बो, एक्स और मेरी साइड एक घायल साथी। डायरेक्ट फाइट रिस्क की। लीडर ने इशारा किया और उस बल्कि आदमी ने एक्स उसकी गर्दन पर रख दिया। अब मैंने धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर कदम रखा, हाथ ऊपर। उसे मत मारो, सामान ले जाओ। वो संतुष्ट होकर हंसा। अच्छा है, क्रेट खोलो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा, दिखावे के लिए क्रेट खोलने लगा, लेकिन मेरा हाथ पहले ही अंदर जा चुका था। वो कुछ समझ नहीं पाया, बस इम्पेशेंट होकर बोला, जल्दी। मैंने शांत स्वर में कहा, बस। और अगले ही पल मैं मुड़ा, पिस्टल उठाई, धड़ाम धड़ाम। 2 गोलियां गूंजी। पीछे खड़े दोनों सीधे गिर पड़े। लीडर का चेहरा सफेद पड़ गया। गन? उसने रिफ्लेक्स में क्रॉसबो उठाया, लेकिन मैं उससे तेज था। 2 और शॉट्स। पहला उसकी क्रॉसबो उड़ाकर ले गया,
दूसरा उसके कंधे में धंस गया। वो चीखता हुआ जंगल में भाग गया। कुछ ही सेकंड में सब खत्म। जंगल फिर से शांत। मैंने गन वापस रखी, लंढमुएट के पास गया, डैगर से उसकी रस्सी काटी। वो पेड़ से टिककर बैठ गई। जांघ से खून बह रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शॉक और ग्रैटिट्यूड दोनों थे। और बाहर पूरी दुनिया में केओस मचा हुआ था। लोगों को लगा ये गन क्रेट से मिला। लॉन्ग नेशन जश्न मना रहा था और डैन थाप नेशन अंदर ही अंदर जल रहा था। लंढमुएट की आवाज हल्की भर्राई हुई थी। धन्यवाद। मैंने बस सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। मैं उसके पास बैठ गया। बैकपैक से मिलिट्री मेड किट निकाली और खोल दी। अंदर हर जरूरी उपकरण मौजूद था। मैंने सर्जिकल सिजर्स उठाई और धीरे धीरे उसके जख्म के ऊपर की कपड़े की परत काटी। फिर अपने बाएं हाथ से उसकी जांघ को मजबूती से दबाया और दाएं हाथ से एरो शाफ्ट को पकड़ा। एक झटके में खींचकर बाहर निकाल दिया। उसी पल खून तेजी से बह निकला। उसने दांत भींच लिए। माथे पर ठंडा पसीना आ गया, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। मैंने तुरंत एंटीसेप्टिक लगाया, फिर नीडल और थ्रेड से सिलाई शुरू कर दी। हर मूवमेंट स्टेडी, प्रिसाइज, बिल्कुल टेक्स्ट बुक लेवल। वो मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम आखिर हो कौन? मैंने सिर उठाए बिना जवाब दिया। लॉन्ग नेशन का कंटेस्टेंट टियो क्वा। मेरी इन्फो तुम्हारे वॉच में है। वो समझ गई। मैं और कुछ नहीं बताना चाहता। उसने चुप रहना ही सही समझा। कुछ ही देर में स्टिचेस पूरे हो गए। उसने गंभीर आवाज में कहा, ये एहसान मैं याद रखूंगी। मैंने मेड किट समेटी और खड़ा हो गया। जब तक तुम जिंदा हो, लॉन्ग नेशन की होप जिंदा है। अभी हम बस 2 नंबर्स हैं सर्वाइवर्स लिस्ट में। ये कहकर मैं तुरंत बैटलफील्ड साफ करने लगा। मुझे एक टैक्टिकल जैकेट मिला, एक कॉम्पाउंड क्रॉसबो और कार्बन एरोज का क्विवर। सब उठाकर मैंने बैकपैक में रखा। फिर मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो आदमी वापस आएगा और अकेला नहीं आएगा। हमें अभी निकलना होगा। उसने बिना हेजिटेशन मेरा हाथ पकड़ा और सहारा लेकर खड़ी हो गई। किधर? उसने पूछा। मैंने दूर पहाड़ों की तरफ देखा। एक नया शेल्टर ढूंढेंगे और लॉन्ग नेशन के बाकी लोगों को इकट्ठा करेंगे। एक बेस जहां सब सर्वाइव कर सकें। उसी वक्त जंगल के किसी और हिस्से में वो भागा हुआ आदमी कैन दर्द से कराहते हुए भाग रहा था। उसके कंधे का जख्म उसे बेहोश करने के करीब था, लेकिन वो रुका नहीं। उसके दिमाग में वही सीन बार बार घूम रहा था। डर, अपमान और गुस्सा। ट्यूक्वा, मैं तुम्हें 1000 गुना कीमत चुकवाऊंगा। उसने दांत भींचे और तेज भागा। उधर मैं लान्ह गुयेत को सहारा देते हुए जंगल के अंदर गहराई में बढ़ रहा था। हवा में ठंडक थी। पेड़ घने होते जा रहे थे, रोशनी कम। मैं उसका पूरा वजन संभाले हुए था और साथ ही अपने मास्टर लेवल परसेप्शन से हर दिशा स्कैन कर रहा था। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। मैंने एक विशाल पेड़ के नीचे रुककर कहा, आज रात यहीं। मैंने तुरंत सेटअप शुरू किया। पहले बियर हाइड जमीन पर बिछाई ताकि नमी से बचा जा सके। फिर सारे वेपन्स बाहर निकाले। फिर बाकी सप्लाईज। लान्हन्युएत ये सब देखती रह गई। उसे शायद पहली बार लगा कि वो भी मेरे सामने उतनी डोमिनेंट नहीं है। मैंने सब आइटम्स कैटेगराइज किए। वेपन्स हमेशा रीच में, बाकी सामान पैक्ड रेडी टू मूव। फिर मैंने आयरन पॉट और 2 वाटर बॉटल्स उठाई। फायर स्टार्टर सैर और डैगर उसे देते हुए कहा, तुम यहाँ फायर जलाओ, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करो। मैं पानी और खाना लेकर आता हूँ। तुम्हारे वुंड को साफ पानी चाहिए। अलर्ट रहना। उसने सिर हिलाया और मैं तुरंत जंगल में गायब हो गया। कैंप से ज्यादा दूर नहीं गया। परसेप्शन से आसपास स्कैन किया। कुछ ही मिनटों में वेस्ट डायरेक्शन में हल्की पानी की आवाज मिली। मैं तुरंत उस तरफ बढ़ा। करीब 10 मिनट बाद एक साफ स्ट्रीम सामने थी। मैं नीचे बैठा, पानी भरा, स्मेल चेक किया, सेफ। बॉटल्स भर दी। तभी भूं की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पेड़ पर एक बीहिव लटका था। मेरे अंदर एक्साइटमेंट दौड़ गई। हनी, शुगर सोर्स। मैंने तुरंत आसपास देखा। कुछ मगवॉट प्लांट्स और सूखी टहनियां। मेरे दिमाग में प्लान बन गया। मैंने मगवॉट की पत्तियां तोड़ी, सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, फिर वापस आकर फायर स्टार्टर से आग जलाई। जैसे ही लकड़ियां अंगारों में बदली, मैंने ऊपर मगवॉट डाल दिया। कुछ ही सेकंड में घना सफेद धुआं उठने लगा। मैंने बड़े पत्तों से उसे लपेटकर एक छोटा ओपनिंग छोड़ा ताकि स्मोक कंट्रोल में रहे। अब बस टाइमिंग और विंड डायरेक्शन सही होना चाहिए। मैं धीरे धीरे उस हाइव की तरफ बढ़ा, पूरी कैलकुलेशन के साथ। आज हनी भी मिलेगा। मुझसे एक जरा सी गलती भी होती तो ये टेक्निक फेल हो जाती, लेकिन मैं सबसे साधारण मटेरियल से भी इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा था। मैंने स्मोक टॉर्च को स्टडी रखते हुए बी हाइव के पास ले गया। घना धुआं लगातार उठ रहा था। हाइव के अंदर अफरा तफरी मच गई। हजारों मधुमक्खियां बाहर निकली, लेकिन धुएं से टकराकर जैसे नशे में लड़खड़ा गईं। एक एक करके जमीन पर गिरने लगी। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले उसी रिदम में धुआं देता रहा पूरे 5 मिनट, और फिर पूरा हाइव शांत।
मेरे सामने सुनहरा हनीकॉम्ब साफ दिख रहा था। मैंने तुरंत डैगर निकाला, एक बड़ा हिस्सा काटा और सावधानी से पॉट में रख लिया। उसी वक्त सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी, रेयर रिसोर्स acquired 10,000 fold return activated। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बस सामान उठाकर वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक मेरा पूरा शरीर सख्त हो गया। किलिंग इंटेंट। झाड़ियों के पीछे से कोई मुझे घूर रहा था। मैंने धीरे से पानी का बर्तन रखा और बिना आवाज किए नीचे बैठ गया। उसी पल लॉन्ग नेशन में हजारों बीहाइव्स प्रकट हो चुके थे, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सामने था। मैंने देखा एक एडल्ट ग्रे वुल्फ झाड़ियों से बाहर आया। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे सूंघ रहा था। मैंने धीरे से हाथ अपनी डेजर्ट ईगल की तरफ बढ़ाया, बस 1 इंच, और तभी वो वुल्फ सिर उठाकर लंबी हुआ हुआ करने लगा। मेरा दिल डूब गया। ये अकेला नहीं है, ये पैक को बुला रहा था। मैंने बिना देरी किए गन निकाली। धड़ाम, एक ही शॉट उसकी खोपड़ी चीर दी। वो वहीं गिर पड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। दूर दूर से हुआ की आवाज़ें आने लगीं और वो तेज़ी से करीब आ रही थीं। मैंने एक पल के लिए उस वुल्फ की लाश देखी, अफसोस, फिर दांत भींचे, पॉट और आंसू और पानी उठाया और पूरी ताकत से कैंप की तरफ दौड़ पड़ा। समय ही जीवन है। मुझे लान्ह न्यूएत को लेकर निकलना था, उससे पहले कि पैक हमें घेर ले। उधर उसने भी गन शॉट और वुल्फ हाउल सुन लिया था। वो तुरंत खड़ी हो गई, स्पीयर कसकर पकड़ी, दर्द के बावजूद रेडी। अगर नहीं भाग पाए तो मैं बोझ नहीं बनूंगी, उसने खुद से कहा, और सामान समेट लिया। तभी मैं जंगल चीरते हुए बाहर आया। कम से कम 7 वुल्व्स हैं, अभी निकलना होगा, उसने तुरंत कहा। स्ट्रीम की तरफ, पानी सेंट छुपा देगा। मैंने सिर हिलाया, फायर बुझाई और हम दोनों अंधेरे में दौड़ पड़े। मैं आगे रास्ता साफ कर रहा था, वो पीछे दर्द सहते हुए चल रही थी। कुछ ही देर में चारों तरफ से ग्राउल्स आने लगे। लीडर वुल्फ की तेज़ हुआ गूंजी। पूरा पैक पीछे पड़ चुका था। तेज़, मैंने कहा। आगे पानी की आवाज़ तेज़ हो रही थी। चांदनी में चमक दिखने लगी। बस थोड़ा और। तभी एक शैडो साइड से कूदा, सीधा लान्ह न्यूएत पर, लेकिन वो रेडी थी। उसने नाइफ से वार किया। फिर भी वुल्फ ज़्यादा तेज़ था। जैसे ही उसका जबड़ा उसके कंधे तक पहुंचने वाला था, मैं मुड़ा। धड़ाम, गन चली। गोली उसकी पीठ में धंसी। वो गिर पड़ा, लेकिन मरा नहीं, और उसी शॉट ने हमारी लोकेशन रिवील कर दी। अगले ही पल जंगल की हर दिशा से हरी चमकती आंखें उभर आईं। पूरा वुल्फ पैक हमें घेर चुका था। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अब या तो लड़ेंगे या यहीं खत्म। मैंने लान्ह न्यूएत का हाथ कसकर पकड़ा और चिल्लाया, अब! और अगले ही पल हम दोनों बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूद गए। नदी की तेज धारा हमें बहाकर नीचे ले जाने लगी। किनारे पर खड़े भेड़िए बस गुर्राते रह गए। वो पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैंने एक पल को सोचा शायद बच गए, लेकिन अगले ही सेकंड मैंने देखा पूरी पैक दोनों किनारों के साथ साथ दौड़ रही थी। ये रास्ता काटने वाले हैं। मेरे दिमाग में तुरंत अलार्म बजा। उसी समय मैंने महसूस किया उसका शरीर ढीला पड़ रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा पीला, सांस भारी। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसकी आवाज टूटी हुई थी। शायद इन्फेक्शन। मेरा दिल बैठ गया। ये बुरा है। इस हालत में इन्फेक्शन मतलब सीधा मौत का खतरा। मैं एक हाथ से उसे पकड़े पानी में खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। किनारों पर भेड़िए अब 2 तरफ से पैरेलल दौड़ रहे थे। साफ था वे नीचे जाकर रास्ता रोकेंगे। स्टूडियो में लोग पैनिक में थे, लेकिन मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने धीरे से कहा, मुझे छोड़ दो, तुम निकल जाओ। मैंने दांत भींचकर कहा, चुप रहो और सोना मत। अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हुई तो छोड़ दूंगा, लेकिन अभी नहीं। उसका शरीर जल रहा था और पानी बर्फ जैसा ठंडा। मैं साफ समझ रहा था उसकी जान हर सेकंड फिसल रही है।